हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे CDS 1 2022 का पेपर है इंग्लिश का, जो हम इसमें पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पॉटिंग एरर्स फाइंड करने। फर्स्ट क्वेश्चन, ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ना है। हैज़ ए सेंटेंस विद 3 underlines parts labeled as A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on your answer sheet against the corresponding letter, that is A or B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंट ऑफ चीफ ऑफ ग्रुप। तो इसमें देखो, हम एक एक चीज़ को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें नो एरर भी हो सकता है हमें फाइन भी हो जाए। दिस टास्क, ये सही है, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये इज बीइंग अंडरटेकन, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म में वर्ब आई, ये पूरी वर्ब है। अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल, यंग पीपल को बेनिफिट हो इस टास्क से, इस टास्क के लिए नहीं, इस टास्क से बेनिफिट लोगों, बेनिफिट हो यंग पीपल को, तो से, तो यहाँ दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन टू द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल आना चाहिए। तो एरर किस में आ जाएगा, हमारे बी पार्ट में। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इफ आई एम द प्रिंसिपल, if I am the principal of the school, I would abolish all the exam. तो कोई भी चीज़ हम विश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इन फ्यूचर के बारे में, तो वहाँ पे वर यूज़ होगा। इफ़ आई पर, मैं अगर ये होता हूँ तो ए पार्ट में है। माई मदर इज़ थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी, अब इसका हिंदी में क्या होगा कि मेरी माँ सोच रही है कि मैं शराब छोड़ दूँ, तो थिंकिंग नहीं आएगा उसमें, हमारा सीधा ही प्रेजेंट सिंपल होगा। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंक। मेरी माँ का सोचना है कि मैं ये ड्रिंक को छोड़ दूँ, तो ए पार्ट में रहना चाहिए। द स्टूडेंट हैव ए गुड टाइम, द स्टूडेंट हैव ए गुड टाइम इन द क्लास टूडे। अब देखो, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, वैसे भी आर्टिकल आया तो उसके बाद सब्जेक्ट है। ए गुड टाइम इन द क्लास टूडे। अब ए क्या है, हमारा आर्टिकल है, उसके बाद ये क्या है, गुड, और टाइम क्या है, नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला गुड क्या है, एडजेक्टिव। इन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रेपो है यहाँ पे, और ये इसका प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास टूडे। तो देखो, इससे तो कोई एरर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट की बात हुई है वो कोई स्पेसिफाइड स्टूडेंट नहीं है। द स्टूडेंट्स है, तो या फिर या तो होना चाहिए द स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि एक अलग से स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट्स हैव ए गुड टाइम इन द क्लास टुडे, या फिर द स्टूडेंट हैज़ ए गुड टाइम इन द क्लास टुडे, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। मोर देन 30 पीपल वर inoculated against COVID-19 on March 15th। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब, अब इसका जो हमारा नाउन होगा वो क्या है, पीपल। पीपल को मॉडिफाई करने वाले ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा एडजेक्टिव। मोर देन 30 लाख पीपल,
वर इंडिकेट ये पूरा वर्ब है, अगेंस्ट ये प्रीपोजिशन है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, फिर ये प्रीपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में LIC वॉज फाउंडेड, फाउंडेड होना चाहिए, फाउंड नहीं आएगा इसमें क्योंकि पैसे में जा रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म LIC वॉज फाउंडेड ऑन, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ऑन September 1st of September 1956 was the लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एक्ट। अब ये क्या है, प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसमें एरर। फुल मैनी ए फ्लावर, ए फ्लावर क्या हो गया, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ, इज बोर्न टू प्लस अनसीन, तो पार्ट नंबर बी में एरर हो जाएगा। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बोज इन दियर स्टडी। देखो सबसे पहले हम, क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING, तो ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी। आई शैल बी ग्लैड ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। एवरीवन ये प्रोनाउन है, एवरीवन ऑफ माय बॉयज, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, लेकिन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे दियर की जगह आना चाहिए हिज। I shall be glad to help every one of my boys in his study, तो पार्ट नंबर सी में एरर। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। यहाँ पे ये वाले अटैक्स हमारी क्या है, वर्ब है। मोस्ट हार्ट अटैक, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक इन्वॉल्व होते हैं डिस्कम्फर्ट में, इन, ये इसका ऑब्जेक्ट इन द सेंटर और से कनेक्ट है, उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ये प्रेपो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो कोई एरर नहीं, ना तो परिपोजिशन से रिलेटेड है क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन आए हैं इसमें, डिस्कम्फर्ट इन, और ना ही इसमें ग्रामर जो वर्ब से ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसमें क्लियर है। नेक्स्ट है मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव आर रेस्ट्रिक्टेड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स। देखो मोस्ट ऑफ द फूड पार्क मार्केटिंग ने क्या कर दिया है, इनिशिएटिव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रोक दिया है कुछ किलोमीटर, 100 ऑफ किलोमीटर तक को। तो मोस्ट ऑफ द फूड पार्क, मोस्ट ऑफ द आना चाहिए कि बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव जो किए गए हैं उनको रोक दिया गया है कुछ किलोमीटर तक। देन हमारा अब है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 words or group of words are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of word for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15 years ago, सीधा ही दिख रहा है 15 years ago। देखो बिफोर नहीं हो सकता क्योंकि टाइम पीरियड की बात की गई है, सिंस बिल्कुल भी नहीं हो, बिहाइंड पीछे, क्योंकि एलिजाबेथ लेफ्ट हर कैरियर एंड मूव टू इंडिया विद हर बॉस, तो 15 years ago ही उसने वो काम कर लिया था। सेकंड है द गवर्नमेंट हैज़, अब यहाँ पे देखो इनटू आया है, तो उससे हम पता करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो
इंटर के साथ इंटू नहीं आता, लेकिन एंट्री के साथ इंटू आ सकता है। इंटरिंग इंटू नहीं हो सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। बीइंग इंटर्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और इंटर्ड के साथ इंटू आ भी सकता है। तो गवर्नमेंट हैज़ entered into a specific agreement with a charitable trust to provide medicine to poor patient को। तो ऑप्शन नंबर बी। whatever please keep calm, whatever has happened क्या हुआ है, प्लीज़ कीप काम। तो देखो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात करें, प्लीज़ काम शांति बनाए रखिए। whatever happens प्लीज़ कीप काम। तो इसमें देखो हैज़ मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि अभी अभी हुआ, हैपनिंग कुछ हो रहा है वो भी नहीं है, हैज़ बीन हैपनिंग, नो, हैपन्स। तो इसमें आ जाएगा वुट एवर हैपन्स प्लीज़ कीप काम। कुछ फिक्स भी रहते हैं तो आप उसको याद भी कर सकते हैं, मतलब जितने बार आप क्वेश्चन को करेंगे याद हो जाएगा। देन 14th है हमारा, रोड वी टेक वी शैल बी लेट। कि हम कौन सा रोड ले, वी शैल बी लेट, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। तो वोट एवर क्या हुआ, वोट का सेंस तो कौन सा, तो विच आना चाहिए। विच एवर का मतलब इनमें से कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। विच एवर रोड वी टेक, कौन सा हमें रूट टेक करना चाहिए ताकि हम जो लेट हुआ है उसको हम एडजस्ट कर पाए। द न्यूज़ इज़ सो गुड टू बी ट्रू, नो, सो तो कॉन्ट्राडिक्ट को करने के लिए होगा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ये हो सकता है कि न्यूज़ बहुत अच्छी है और ट्रू भी है। टू टू का सेंस होता है ना, टू टू के साथ टू टू ही आता है, तो वैसे भी सही। तो ये नहीं आएगा, ये टू के साथ टू का मैच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देयर इज़ नथिंग देन ए बिजी लाइफ। अब देखो गुड के साथ देन नहीं होता, ईजियर के साथ भी देन नहीं होता, बेस्ट बेटर देन हम बोलते भी है, बेटर देन यू। देयर इज़ नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ, तो वैसे भी कनेक्ट कर रहा है, तो आंसर नंबर डी। 17 आई विश आई वर यंग अगेन, मेरी विश है कि मैं दोबारा से यंग हो जाऊँ। तो ये फर्स्ट दिख ही रहा है विश वाले, उसमें वर आएगा। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेकअप with lost time, makeup for lost time, makeup during lost time। ड्यूरिंग तो हो नहीं सकता कि उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, किसके लिए, एंड मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, जो भी उसने लूज़ किया है टाइम उसके लिए, लिए का सेंस आ रहा है तो फोर आना चाहिए। तो विद नहीं होगा, अगेन भी नहीं होगा। 19 है, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट हैड नो गुड रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव या हैज़ होना चाहिए, क्योंकि ये क्या चल रहा है, प्रेजेंट में ही चल रहा है हमारा पूरा। तो यहाँ पे देखो हैव तो होगा नहीं, क्योंकि इट के साथ वर्ब की पास्ट में जा नहीं रहा, पास्ट में जा नहीं रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट हैज़ हैड टू गुड रिजल्ट, योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल हुआ है, इट हैज़ हैड ए गुड रिजल्ट आने की इसमें चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन 100 रुपीज़ की, जो मार्केटिंग का एग्जैक्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग 12,000 के 100 रुपी का कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज पर द एक्सेप्टिंग मार्केट रेट 12 डजन कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर के लिए आता है,
कॉस्टेड होगा नहीं, इज कॉस्टिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे सीधा कॉस्ट प्रेजेंट में जा रहा है। 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज़ हो रहे हैं। अब है ईडियम एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन के आंसर को करेंगे। Given below are some idiom and phrases followed by 4 alternatives meaning to each. Choose the response A, B and C or D, which is the most appropriate expression, and mark your response in the answer sheet accordingly. In the answer sheet भी सही है, on the answer sheet भी सही है, तो ये भी देखो preposition में। 21 है इसमें, be out for the count। बी आउट फॉर द काउंट, कि तुमने जो छोड़ा उसको भी काउंट करना चाहिए। तो स्लीपिंग डीपली, काउंटिंग मनी, ये तो पहले से नहीं होगा। मनी को तो जो सेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। टू काउंट ईच स्लीप वन, नो, काउंट का सेंस नहीं जाएगा। टू बी वेरी हैप्पी और टू स्लीपिंग डीपली। बी आउट फॉर द काउंट, उसको एक बार आउट करो जो तुमने एक काउंट किया, तो हैप्पी तो नहीं होगा, इसमें होगा कि स्लीपिंग डीपली, बहुत ज़्यादा अच्छे स्लीप आ जाना। बी आउट फॉर द काउंट। गो बाई द बुक, बुक के थ्रू जाना। तो देखो टू बाई ए बुक सीधा मीन तो होगा ही नहीं। अब जहाँ भी आपको सीधा बुक बुक दिख रहा है वो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। आंसर हो जाएगा डी। टू फॉलो रूल एक्जैक्टली, क्योंकि बुक सीधा मीन तो होगा ही नहीं। डबल टॉक, डबल टॉक में क्या आ जाएगा कि दोनों तरफ की बातें करना। इंटरफेयरिंग व्हेन समवन इज टॉकिंग, टॉकिंग के सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग हो सकता है। स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, ये भी हो सकता है। और टॉकिंग विद रिपीटली, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें दोनों में से अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो सी है। को पढ़ने से ही पता चल रहा है। देखो सेम मीनिंग नहीं आ सकता, ऊपर वाले में कहीं ना कहीं सेम दे रखा है। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ को करने के लिए वो क्या कर रहा है, डबल टॉक कर रहा है। नेक्स्ट है 24th, एट समबडी एल्बो, to be dominated by someone, to be near someone in order to help, to be kept in house, to make people important। अभी इसमें देखो सभी चीज़ें अलग अलग दे रखी है, तो इसमें आंसर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा सा रिस्क लेंगे। एट समबडीज एल्बो, अब किसी की भी एल्बो आपके पास हो, वो ऐसे ऐसे आपको कर रहा है। जब हम अपनी एल्बो को किसी अपनी फ्रेंड के इधर ऐसे मारते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, तो उससे रिलेटेड आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो कि टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प करने के लिए वो क्या कर रहा है, एट समवन एल्बो को क्या कर रहा है, बार बार में टच कर रहा है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ट्रेंडिंग ऑन एक्सेल्स, ट्रेंडिंग ऑन एक्सेल्स, टेकिंग केयर ऑफ एग टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स। तो ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं जा रहा है, बड़ा लेकिन सेंस नहीं जा रहा है, क्योंकि एग से रिलेटेड तो होगा ही। इंडिकेट टू ग्रो फास्ट हो सकता है। मेकिंग बेस्ट बेट्स इन वन स्ट्रेट हो सकता है। टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन, तो ट्रेंडिंग ऑन एक्स का मतलब होता है, ट्रेडिंग ऑन एक्स का मतलब है कि किसी की केयरफुल स्पीच देना एंड एक्शंस के साथ उसमें एक्शंस को भी इन्वॉल्व करना, मतलब बी केयरफुल रहना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, हर कोई और उसका भाई, क्या सीन हो, क्या मीन हो सकता है। एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, नो,
सेम मीनिंग तो जाएगा ही। टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नो। ये भी नहीं होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो सकता है। टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स, नो। ये हो सकता है कि हर कोई सभी को शामिल कर रहा है और उसके ब्रदर को भी शामिल कर रहा है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो गई। देन नेक्स्ट है हमारा फीट ऑफ क्ले, मिट्टी के पाँव। तो इसमें देखते हैं वेरी सॉफ्ट फीट, नो। डिफ़िकल्ट इन रनिंग हो सकता है। स्लो इन एक्शन हो सकता है। हिडन फॉल्ट्स, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? हिडन फॉल्ट्स, यानी जो फुट ऑफ क्ले है, फीट ऑफ क्ले है। स्लो एक्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो एकदम यूनिक आंसर थे वो हिडन का मतलब होता है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो इस क्ले पे जिसके फीट है वो किसके, तो हिडन फॉल्ट्स हो सकता है, छुपे हुए फॉल्ट। फील द पिंच, फील द पिंच में इसमें है बीइंग हर्ट एंड वाउंडेड बाय समवन हो सकता है। टू रिमेन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ ए सडन। तो यहाँ पे देखो फीलिंग पिंच का मतलब सीधा नहीं होगा हर्ट करने से। साइलेंट इनजस्टिस नहीं हो सकता। फीलिंग डिसअपॉइंटिंग सीधा मीनिंग नहीं होगा कि फील द पिंच का मतलब उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और वो भी क्या एकदम अचानक से आ गई है। फील द पिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फेदर्स फ्लाई, टू एड मोर सक्सेस टू वंस कैरियर हो सकता है। टू फ्लाई एंड आर्ग्यू एलो हो सकता है। टू लीड केयर फ्री लाइफ, टू गेट इनटू ए रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये देखो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केयर फ्री मतलब उड़ने से कहीं रिलेटेड है। टू ऐड मोर टू वंस कैरियर, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा बी, टू फ्लाइट एंड आर्ग्यू एलोन। तो फीदर फ्लाई कि कोई भी उड़ना चाह रहा है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। ए फोरगोन कंक्लूजन, ए जीनियस गिफ्ट, ए कंफ्यूजिंग आइडिया, एन obvious speculation एंड इनवेटिएबल रिजल्ट। तो इसका मतलब है फोरगन कंक्लूजन का मतलब है कुछ ऐसा अलग सा ही रिजल्ट निकल के आए। कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट होता है, तो आंसर नंबर डी, द इनवेंटेबल रिजल्ट। अब आते हैं हमारे PQRS पे। डायरेक्शन है ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द सेक्शन consist of a sentence, part of which have been jumbled. These parts have been labeled as a P, Q, R and S में है। Given below each sentence are four sequence mainly A, B, C and D, and you can require to rearrange the jumbled parts of sentence and mark your response accordingly. तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को चेक करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो ऑप्शंस में देखो PQRS सभी हैं, तो सभी को एक एक करके चेक करेंगे। एज सून एज हो सकता है। द गवर्नमेंट वॉज प्रेज टू डू हो सकता है। समथिंग फॉर द पुअर, द सेशन कमेंस्ड। अब आर नहीं हो सकता। समथिंग फॉर द पुअर कुछ तो है पुअर के लिए, तो क्या है वो, कुछ तो है वो क्या है, तो आर आंसर नहीं होगा। आर को हमने कट कर दिया है। अब
अब बचे हमारे पास तीनों को चेक करते हैं। क्यू के बाद आर का पेयर बन रहा है। द गवर्नमेंट वॉज प्रेज टू डू समथिंग फॉर द पुअर। गवर्नमेंट ने प्रेस्ड किया है टू डू समथिंग, कुछ करने का। तो क्यू के बाद आर का पेयर तो है, क्यू और आर का पेयर है। तो देखो क्यू आर का पेयर यहाँ भी है, क्यू आर का पेयर यहाँ भी है, क्यू आर का पेयर यहाँ भी है। इससे भी कुछ पता नहीं चला। आर और एस, उसके बाद पी एस देखते हैं, पी एस का पेयर है। एज सुन एज द सेशन कॉम्नेंस्ड, सही है ये भी। तो पी एस का भी पेयर बन नेक्स्ट द गवर्नमेंट वॉज प्रेज टू डू समथिंग फॉर द पुअर, ये हो सकता है। एस और क्यू का द सेशन कमेंस्ड, द गवर्नमेंट वॉज प्रेज टू डू, एस क्यू का भी पेयर है। एस क्यू आर, एस क्यू आर, ये तीनों किस में दिख रहे हैं हमें? ये तीनों है एस क्यू आर, इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। सी और डी में से हो सकता है क्योंकि एस क्यू आर यहाँ भी है और एस क्यू आर यहाँ भी है। तो देखो आर के बाद समथिंग फॉर द पुअर एज सुन एज, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा, तो पी नहीं है, लास्ट में पी नहीं आ सकता, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज ये भी सी, तो ऑप्शन नंबर सी। इसको पूरा चेक करते हैं। एज सुन एज द सेशन commenced, the government was praised to do something for the poor, ये बिल्कुल सही जा है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, they do not come with my subject lightly। सबसे पहले हम जाएंगे किस पे, हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस है इसमें एस क्यू आर आर। सबसे पहले एस को चेक करते हैं, एंड नोट बिकॉज। अब एंड से पहले कुछ है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। लाइटली स्टीम्ड बाई मी, अब क्या लाइटली है, एडवर्ब है, तो इससे पहले भी कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब आर से स्टार्ट होगा। इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम, अगर मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता, इट इज़ बिकॉज आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद पी। इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। एंड तो किसी और से जोड़ेगा ना, माई सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज दे। ये देखो नोट दे वाला है और ये भी इसी सेम पैरेललिज्म को मेंटेन करेगा। तो मतलब पी के बाद एस आना चाहिए। पी और एस का पेयर है, पी और एस का पेयर है, पी एस का पेयर यहाँ नहीं है तो ये कट, और आंसर हो जाएगा हमारा डी। स्टार्टिंग से देखते हैं। इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज दे आर लाइटली स्टीम्ड बाई मी, बिल्कुल सही जा रहा। 33 देखते हैं। पी पी एस आर, तो सबसे पहले एस और आर को देखते हैं। वुड ट्रीट दोज होम, और देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन आर पुट इन हिज पावर सो क्रूली, तुम्हें अपनी पावर को पुट करना चाहिए। कैसी पावर, उसके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इसका मतलब आर भी नहीं। पी से स्टार्ट होगा। नो मैग्नीमोस विक्टर, नो मैग्नीमोस विक्टर, फिर उसके बाद क्यों आना चाहिए, द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड, इसका तो कोई सेंस ही नहीं। पी एस नो मैग्नीमोनस विक्टर वुड ट्रीट दोस, क्योंकि इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो पी एस का पेयर है, पी और एस का पेयर है तो ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी। पूरे को पढ़ते हैं। नो मैग्नीमोनस विक्टर वुड ट्रीट दोज होम
whom put in his power so cruelly the fortune would oh, sorry sorry गलत हो गया. No magnanimous victor would treat those whom the fortune of war had put in his power so cruelly. तो it means R सबसे लास्ट में आना चाहिए. अब हमारा है 34. अब इसमें P Q S Q, तो इसका मतलब R नहीं है, हमें P Q S को देखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे P और S को. कॉल इन क्वेश्चन में कॉल, तो ये कुछ सेंसेबल नहीं बना रहा है कि इससे कुछ स्टार्टिंग हो. P नहीं हो सकता. देन आता है S, हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस. अब हिज ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी, ये भी कुछ सेंसेबल नहीं बना रहा है. देन अब क्यों पे आते हैं. वोट एवर एल्स वन मे से ऑफ हिम, हम में से किसी एक ने कहा, उसके बाद ऐसा ना चाहिए हिज ऑनेस्टी ऑफ परपोज, क्यों के बाद आ रहा ना चाहिए. नो वन डेयर, कि आप में से कोई भी डेयर नहीं है. कॉल इन क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो सकता है. एस को लास्ट में आना चाहिए, पर ये भी देखते हैं क्यू के बाद एस. वोट एवर एल्स नो वन मे ऑफ हिम के बाद हिज नहीं आ सकता, तो ये तो नहीं. तो आंसर नंबर सी. पढ़ लेते हैं पूरा. वोट एवर एल्स नो वन से ऑफ हिम, नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चंस हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, कि उसकी ऑनेस्टी, उसका क्या है, उद्देश्य है. देन नेक्स्ट है पी क्यू आर एस, सभी है इसमें, तो एक एक करके देख. पी तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क आता, तो पी को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे. अब देखते हैं एस को. सेलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क, किस डिजीज से रिलेटेड रिस्क, क्योंकि बचे हमारे पास. तो एवर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन, जैसे ही कोविड-19 का शुरुआत हुआ. फिर उसके बाद एस, सेलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हमें देखने को वहाँ पे क्या मिले हैं, बहुत ज़्यादा. कैलिब्रेटिंग एकदम से, सेलिब्रेटिंग में सी ई आना चाहिए. 35 कैलिब्रेटेड डिजीज रिस्क रिलेटेड रिस्क हो सकता है. पी क्यू के बाद पी, इवन सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन हैज़ बिकेम. नो, पी का कोई सेंस नहीं जा रहा है, इसमें इसी का सेंस जा रहा है. पढ़ के देखते हैं पूरा. एवर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन, कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज़ बिकेम ए फिक्स ऑफ एवरी डे लाइफ, के लिए क्या हो चुका था, फिक्चर हो चुका था. नेक्स्ट इसमें है क्यू क्यू एस पी, तो सबसे पहले एस और फिर पी को चेक करते हैं. हेल्थ ओल्दो हो सकता है. उसके बाद पी लेट 60s, किस चीज़ में लेट 60s, तो पी का कोई सेंस नहीं जा रहा. क्यू हो सकता है ही स्टिल एंजॉय vigorous health although he is in his late 60s, कि although वह अपनी
लाइफ को इंजॉय कर रहा है 60s की उम्र होने के बाद भी। तो देखो, ही स्टिल इंजॉय वेगरस हेल्थ, वह स्टिल इंजॉय कर रहा है अपनी वेगरस हेल्थ को, ऑल्दो ही इज़ इन हिज 60s। तो पी लास्ट में आना चाहिए, तो आंसर नंबर सी, ये सही सेंस जा रहा है, इसमें बन भी चुका है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, रिलेट करके भी देख सकते हो। 37 में देखो हमारे पास Q के 70% चांस है और R अकेला है, हो भी सकता है, लेकिन देखो R को हम पढ़ते हैं एन सरकमस्काम बट इज पार्ट। अब एंड आया तो इसका मतलब उससे पहले भी कुछ होगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं Q सबसे पहले है, नथिंग इज सो ईजी एंड, Q के बाद R बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि एंड टू टाइम्स नहीं आ सकते, तो R ये भी नहीं होगा, R ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर डी। पढ़ के देखते हैं, नथिंग इज सो ईजी एंड इन वेटिंग एज द retort of abuse and circumstance, but is a partly and an unprofitable contents। अब देखो यहाँ पे पैरेललिज्म को भी मेंटेन करा, हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। ए पार्टली आया ना, तो सी के बाद ए अनप्रॉफिटेबल कॉन्टेस्ट, ये आना चाहिए। कहीं ना कहीं आर और एस का भी पेयर बन रहा है, तो आंसर नंबर हमारा डी। 38 को देखते हैं। अब देखो इसमें पी क्यू एस क्यू, जिसमें से क्यू के चांसेस है कि वो 40% सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहले क्यू और एस को देखते हैं। इंट्रोड्यूस एंटीथेटिकल आइडियाज़, इंट्रोड्यूस किया गया एंटीथेटिकल आइडियाज़ को, हो सकता है। एस को देखते हैं, दैट कोज वन टू थिंक अफ्रेश, दैट कोज किस चीज़ का कोज वो हमें बताया नहीं गया, तो एस नहीं होगा। क्यू एन एपिग्राम इज ए ब्रीफ एंड, ऐसा ही होना चाहिए, ब्रीफ एंड pointed saying that the frequently, हो सकता है। बी के बाद क्यू का पेयर बन रहा है। इंट्रोड्यूस एंटी एथिकल आइडियाज एंड एपिग्राम इज ब्रीफ, नो, ये नहीं बन रहा बिल्कुल भी। क्यू के बाद आर बन रहा है, क्यू के बाद पी, एन एपिग्राम इज ब्रीफ एंड इंट्रोड्यूस एंटीथेटिकल आइडियाज, हो सकता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं क्यू के बाद आर, आर के बाद पी भी हो सकता है क्या। फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूस किया एंटी एथिकल आइडियाज़ को, जिसके कारण दैट कोज वन टू थिंक अफ्रेश, तो पी के बाद एस का पेयर हमें बनता दिख रहा है कि इंट्रोड्यूस किया ऐसे अनएथिकल एंटीथेटिकल आइडियाज़ को जिससे कोज ऑफ थिंक अफ्रेश होता है। तो पी एस एक में है, पी के बाद जस्ट एस आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है PPRS, तो सबसे पहले आर और एस को चेक करते हैं। ऑक्सीमोरोन इज ए स्पेशल फॉर, हो सकता है। एस कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर, हो सकता है ये भी। पी ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाई टू, तो देखो ऑफ एंथीसिज्म वेयर बाई टू, इसके बाद ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, तो
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर से स्टार्ट हो सकता है। ऑक्सीमोरन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस हेल्पिंग वर्ब होगी। ये स्पेशल फॉर्म है, किस चीज़ की स्पेशल फॉर्म है? स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाई टू हो सकता है। फर्स्ट एस कॉन्ट्राडिक्ट क्वालिटीज आर, ये भी हो सकता है। पी आर और पी का पेयर तो बन रहा है। स्पेशल फॉर्म ऑफ, स्पेशल फॉर्म ऑफ देखते हैं। उसके बाद हमारा पी के बाद एस का सेंस बन रहा है। वेयर बाई टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर, सही है। प्लूरल टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज है तो टू होगी। तो पी के बाद एस का तो पेयर बन रहा है, पी एस तो होना ही चाहिए। पी के बाद जस्ट एस, यहाँ पी के बाद जस्ट एस नहीं है, तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। पूरे को पढ़ के देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाई टू कॉन्ट्राडिक्ट क्वालिटीज आर प्रेडिकेटेड एट वंस। एक बार में ही टू क्वालिटीज को क्या किया गया? प्रेडिक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है पी क्यू क्यू आर। तो क्यू के चांसेस 50% है। हम पी और आर को एक बार चेक कर लेते हैं। पी है एंड मार्बल्स दे दस, अब एंड आया तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा। आर हिम इन स्टैचू ऑफ ब्रोन, किस चीज़ की स्टैचू? तो ये भी नहीं होगा। बचे हमारे पास क्यू, क्यू के बाद आर आएगा पक्का। पीपल स्टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टैचू ऑफ ब्रोन। पीपल बात करते हैं मेमोरियल्स की, उसकी स्टैचू ऑफ बोन की, बोन। अब आर के बाद पी आएगा या आर के बाद एस? स्टैचू ऑफ बोन एंड मार्बल्स, ब्रोंज और मार्बल, बिलीव तो नहीं हो सकता है इसमें। तो आर के बाद कहीं ना कहीं पी का सेंस बन रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये कि स्टैचू है एक तो ब्रोंज और मार्बल की, दे द स्मोक हिम एंड बिलीव हिज मैसेज में क्या करते हैं? बिलीव रखते हैं। अब आता है हमारा S1 और S6 को ऑर्डर में सेट करने वाला है। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, तो एक बार आप भी खुद से डायरेक्शंस को पढ़िए, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। Directions है हमारे। In this section each item consists of 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given in the beginning of S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. तो सबसे पहले हमें देखने हैं इसके ऑप्शंस।
आपके 50-50 चांसेस है, हो सकता है इन्हीं दो में से आंसर हो, लेकिन फिर भी हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले S1 को पढ़ते हैं। हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन आर आउटकम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडुकेट फूड एंड न्यूट्रिशन को करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस को। In fact, the proportion of undernourished people remained stagnant at 21% in the second half of 1990s, and the number of actually increased. In fact आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी ही बात इसके बारे में पहले भी कही है। देन क्यू को चेक करते हैं। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन। अब इसमें देखो कि इनफैक्ट इसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया है इसी ने, कि अंडर न्यूज़ लाइफ पीपल रिमेंड है जो 20% इन सेकेंड हाफ ऑफ मंथ में क्या किया है, इंक्रीज किया। द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर न्यूरिश थ्रू द 1990s वॉज मच स्लोअर इन कंपेरिजन टू डिक्लाइन इन द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में हुआ है। तो हो सकता है कि क्यू के बाद एस आना चाहिए, कि एक बार डिक्लाइन की बात हुई है और एक बार इंक्रीज करने की बात हुई है, तो पहले डिक्लाइन करके फिर इंक्रीज किया, तो क्यू और एस का पेयर बन रहा है इसमें। लेकिन आर से भी तो स्टार्ट हो सकता है। क्यू एस का पेयर यहाँ भी नहीं दिख रहा है, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यू एस का पेयर यहाँ भी नहीं दिख रहा है, क्यू एस का पेयर यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो आंसर ये भी हो सकता है। पढ़ लेते हैं एक बार। आर हंगर, देखो पहले हंगर आया है तो हंगर से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें बोलेगा। तो हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डिप्रीवेंशन इन इंडिया। तो आर होना चाहिए। आर के बाद पी का सेंस है। इन 2001 to 2003 every fifth Indian was found to be undernourished पाया गया है, हो सकता है। लेकिन आर के बाद क्या क्यू का सेंस है कि रिलेटेड पॉवर्टी से रिलेटेड है जिसमें डिक्लाइन कर रहा है, तो डिक्लाइन के भी हमने बात नहीं की, हम उसी पे चल रहे हैं कि अंडरन्यूरिश्ड और हंगर किस। तो पी के बाद एस का सेंस बन रहा है, और वैसे भी क्यू और एस का पेयर भी बन रहा है कि पहले क्यू आना चाहिए फिर एस आना चाहिए। तो यहाँ क्यू और एस का पेयर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो। आंसर नंबर ए के चांसेस हमारे मैक्सिमम हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया। सेकंड है हमारा, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD वॉज स्टैब्लिश इन 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो वैसे ही ऑप्शन अभी हमें दिए गए हैं। देखो इसमें एस के चांसेस 50% है, लेकिन आर और बी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। आर है द IMD, हो सकता है क्योंकि ऊपर IMD की ही बात की गई है। द IMD issued the first operation long range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in India in 1986, हो सकता है। P. The meteorological department is perhaps also bundled with the most critical form of soothsaying, that is forecasting the monsoon। अब देखो यहाँ पे भी फोरकास्टिंग आया और यहाँ पे भी फोरकास्टिंग आया, तो कहीं ना कहीं हमारे पी और आर में पेयर है।
फोरकास्टिंग ऑफ मॉनसून, तो कहीं ना कहीं आर और पी का पेयर हो सकता है, क्योंकि फोरकास्टिंग ऑफ सीजन की इसमें बात की है लेकिन मॉनसून नहीं, तो ये तो अलग हो गया। क्यों भी हो सकता है, द क्रॉप यील्ड formation unit of department has developed statistical models using correlation and regression of techniques. हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्यू के बाद एस के बाद क्यू का पेयर, या एस के बाद आर का पेयर। एस देखते हैं, ये दो तो हमने देख ली, हो सकता है इनसे चांसेस, क्योंकि आई एम डी ऊपर दिया आई एम डी, और इसी में इट इज़ ए नेचुरल मेट्रोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के बारे में इसने पहले से बताया, ये डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो एस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। देन उसके बाद आर होना चाहिए क्यू, एस के बाद इट इज़ नेचुरल मेट्रोलॉजी सर्विस है एंड द प्रिंसिपल एजेंसी है इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड। इसके बाद आर द IMD इशूज द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ सीजनल साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल इन इंडिया इन 1986 में। हो सकता है कि IMD ने इशू किया फर्स्ट, पहले इसके बारे में बताया फिर उसके फर्स्ट होने के बारे में बताया, तो इसके बाद तो क्यू तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन ये इससे रिलेटेड है आर, और फिर आर के बाद इस क्रॉप के बारे में बताया इसने, द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन करता है यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट स्टैटिकल मॉडल्स यूजिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस टेक्निक्स को यूज़ करके। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन परहैप्स ऑल्सो बर्न करता है विद द मोस्ट क्रिटिकल फॉर्म ऑफ स्मूथ शेइंग दैट इज़ फोरकास्टिंग ऑन मानसून। और पी के बाद है द प्रिडिक्शन हैव एन इफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। द बिलीव्स एनी बिलीव दैट द इकोनॉमिक ऑफ आर कंट्री इज़ नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द रेन्स दैट फीड। तो ये कहीं ना कहीं इस पे, क्योंकि मानसून से ही रिलेटेड ये बात कर रहा है, तो लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए बी, तो आंसर नंबर बी, क्योंकि एस से स्टार्ट हो रहा है इसके बाद क्यों नहीं आ सकता, तो आंसर नंबर बी के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा 43rd में ऐसे देखेंगे, इसमें सारे ऑप्शन नो, क्योंकि 50% चांस है, बाकी एस और पी है। तो सबसे पहले हम एस और पी को देखते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं S1। लेट्स पॉइंट टू क्वेश्चन 1, व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट सिस्टम, पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब उसमें सेकंड मिलेगा। तो 2, हाउ डेमोक्रेटिक इज डेमोक्रेसी, तो क्यों होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये सबसे पहले जो बात करेगा वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, तो क्यू के बाद आर हो सकता है। फॉर ए सिस्टम टू सर्व ग्रो एंड प्रोपोजर इट नीड्स टू सपोर्टेड बाय ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिक्स के बारे में क्या हो सकता है। उसके बाद पी, टू सर्च फॉर एन आंसर वी बिगेन विद
Rudolph's observation that the parliament life has deteriorated in India। पी के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पार्लियामेंट से ही रिलेटेड कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, आर का सेंस नहीं बन रहा है इतना ज़्यादा। देन उसके बाद आर फोर ए सिस्टम सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, प्रपोजर करता है, नीड ऑफ सपोर्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर को। देन उसके बाद एस देयर इज एन ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी बिटवीन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनके बीच में बताया गया। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री आना चाहिए, फिर डेमोक्रेसी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देन 44 है हमारा, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्फ एंड कंसिडर दियर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट। कि पीपल सोचते हैं हाईली देमसेल्फ, हर एक कंट्री के बारे में बेस्ट और ग्रेटेस्ट करना, उनको कंसिडर करना। तो इसमें इसके ऑप्शंस है पी क्यू, क्यू के 50 चांस है, पी एस को चेक कर लेते हैं। एंड डिस्कार्ड वोट इज़ बैड, तो सबसे पहले बैड के बारे में तो नहीं बताएगा क्योंकि अभी तो इसके बेस्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट को बता रहा, पी नहीं होगा। एस देखते हैं, वी हैव टू कीप वोट इज़ गुड, हो सकता है एस, लेकिन क्यों, नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी ट्रूली गुड, हो सकता है कि कोई भी कंट्री एब्सोल्युटली गुड नहीं होती। देन क्यू के बाद पी, क्यू के बाद आर। वन मस्ट कैलकुलेटिव टू एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड। नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड एंड जस्ट, तो इसमें एस नहीं हो सकता, पहले की पॉप नहीं रखेंगे। उसके बाद पी नहीं आ सकता क्योंकि हम वी शुड एंड डिस्कार्ड बैड की बात नहीं करेंगे, उसी में ही। वन मस्ट कैलकुलेटिव हो सकता है, एबिलिटी टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड, कि गुड से वो बैड कैसे बनती है। देन उसके बाद पी तो हो ही नहीं सकता, वाला आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर सी के चांसेस। क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। वी हैव टू कीप वोट इज़ गुड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंड डिस्कार्ड वोट इज़ बैड, ये कहीं ना कहीं इससे सेंस दे रहा है, एस और पी में पेयर बन रहा है। फिर वी शुड एक्सेप्ट वोट एवर गुड वी मे फाइंड इन अनदर कंट्रीज में हम फाइंड करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर एंड एविल को कंसिडर करती है पूरे तरीके से, तो क्यू के भी इतने चांसेस है, एस के भी इतने चांसेस है। सबसे पहले हम क्यू को देखते हैं। द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स, हो सकता है। देन एस को देखते हैं, द पुअर लीड ए हैप्पियर लाइफ देन द रिच, तो पुअर की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो सबसे पहले पॉवर्टी से रिलेटेड है।
हो सकते हैं, दोनों ही पेयर बनाते हैं। क्यू के बाद पी हो सकता है। मोस्ट ऑफ इस मेंबर, मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन द अर्थ आर दोज हु हैव sprung from the rank of the poor। उसके बाद देखते हैं एस और आर का। द पुअर लीड ए हैप्पियर लाइफ देन द रिच। द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज दोज ऑफ पुअर मैन। हो सकता है। उसके बाद एस और पी का पेयर, मैन की बात देखो, इसमें आर और पी में कर रहा है। तो पी के बाद आर होना चाहिए। आर और पी का पेयर बन रहा है। लेकिन इसने कहा द पुअर लीड करता है एक हैप्पियर लाइफ को, तो इसका मतलब ये वाले चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें बचे ये दो चांसेस। पी एस के बाद आर आना चाहिए, एस के बाद पी। तो पुअर लीड करता है एक हैप्पियर लाइफ को देन द रिच। और जो चिल्ड्रन होते हैं रिच मैन के, तो बात नहीं आएगा। फॉर्चुनेट करते हैं पुअर मैन से, सही है। द होम ऑफ पॉवर्टी होता है वो फ्री होता है फ्रॉम केयर एंड सोशल इनिक्वालिटी, और यूनिटी अमंग करता है बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाता है। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट पीपल ऑन द अर्थ whose have sprung from the rank of the poor, the abolish poverty would be destroy the soil upon which mankind produce the virtuous conducive to higher civilization। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा पी, क्योंकि आर के बाद एस का पेयर बन रहा है, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं जो ऐसे डिफ़िकल्ट लगे, जिनका आंसर हम जल्द से नहीं कर पाए, लेकिन हमें फिर भी करना है। उस पर थोड़ा सा ध्यान देके, या फिर उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उसको एक बार आप छोड़ सकते हो, दैन उसको दोबारा से अटेंड कर सकते हो। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए टेली बॉय, देयर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रूथ इन द प्रोवर्ब। कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय बनाता है, ये एक फ्रेजेस भी है। ऑल वर्क सारे काम, एंड नो प्ले जैक ए डल बॉय, ये एक ट्रूथ प्रोवर्ब है। देन उसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो है पी क्यू आर, एस नहीं है, पी क्यू आर है। पी को देखते हैं। देन दे कैन गो बैक टू दियर बुक्स एंड रिफ्रेश। पहले तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक बात कही है, तो फिर उसको रिफ्रेश बुक कैसे कर सकती है। देन सॉरी आर को कट करके पी नहीं हो सकता, तो पी को हम यहाँ से हटा देंगे।
क्यों देखते हैं। गेम्स प्रोवाइड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल से, ये बुक्स वाला भी सही, ये भी सही, लेकिन इससे पहले कुछ आना चाहिए जो ऊपर वाली लाइन से मैच करे कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक चक ए डल बॉय बना देता है। देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस फैक्ट, unless pupil enjoy some sort of recreation they become dull and their reading suffer as a consequence वो करता है। तो आर के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आर के बाद फिर क्यों आना चाहिए, जिसमें से जो क्रिएशंस है वो हमें गेम प्रोवाइड करवाएगा और जो हमें रिफ्रेश करने का काम करेगा स्कूल्स, एंड देन दे गो बैक टू दियर बुक्स एंड देन रिफ्रेश करो अपने माइंड को। Then pupils should play for an hour or 2 hour game, खेलना चाहिए। Games provide recreation for the pupils and also make their bodies strong भी बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस रिलेटेड कर रहा है किससे, S6 से, सॉरी पी। पहले तो गेम्स के बारे में बना, QRQS और फिर P, देन रिफ्रेश एंड गेम्स प्रोवाइड करते हैं उनको क्या, स्ट्रोंगर बॉडी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47th इसके आंसर है हमारे QQPS। अब पता है हमें क्यू के क्या है, सबसे ज़्यादा 50% चांसेस है। तो हम सबसे पहले इसका S1 पढ़ते हैं। समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विथ, अब ये देखो फ्रेज ये हमारे उसमें भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, पुट अप विथ समथिंग। Sometimes we have to put up with something irksome और pleasant, कि कई बार हम क्या कर लेते हैं, कुछ अनप्लीजेंट सा महसूस करने लगते हैं, पुट अप विद कर लेते हैं। देन ओके, उसके बाद क्या आ सकता है, क्यू आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है। क्यू में सपोज वी शिफ्ट into a house near a factory which keeps going all day, जो कि लगातार क्या करती रहती है, काम करती रहती है। हो सकता है कि उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। देन क्यू हो सकता है एज टाइम गोज बाई वी आर एबल टू अडेप्ट कर सकते हैं ओवर सेल्फ टू इट सो दैट इट बिकेम्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसको हम अडेप्ट भी कर सकते हैं कि सम टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे अनप्लीजेंट सा रहते हैं। देन उसके बाद है हमारा क्यों के उसके बाद आर। एट फर्स्ट द नॉइज ऑफ द मशीनरी मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्लीप एट नाइट। तो पहले तो वो फैक्ट्रीज की बात करेगा ना, कि गोज आर देन सेल्फ ऑफ लाइफ अडेप्ट कर लेनी चाहिए अनप्लीजेंट सिचुएशन को। क्यों, क्योंकि वो जैसे ही हमारे नियर बाई रहती है, तो इसका मतलब एस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास पी। पी को देखते हैं एक बार। सपोज वी शिफ्ट इनटू ए नियर हाउस ए फैक्ट्री विच कीप्स गोइंग ऑल डे। एट फर्स्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं पी के बाद एस का पेयर बन रहा है, पी एस। तो ये देखो पी एस यहाँ है, पी एस यहाँ है। कि सपोज़ करो कि हम अगर नियर बाई फैक्ट्री के पास पहुँच जाए, तो सबसे पहले हमें मशीनरी की जो वॉइस होता है, नॉइस होता है, वो हमें सुनाई देगा। तो ये वाला नहीं। अब देखते हैं हमारे क्यू तो आएगा, क्यू के बाद आर का पेयर बन रहा है या नहीं। देन
As time goes to, we are able to adapt ourselves to do is become a part of life. Thus we can get used to anything. तो हम कुछ भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. सपोज करो ऐसे, तो इसका मतलब ये पेयर ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी बजाय. चलो पढ़ते हैं. As sometimes we have to put up with something irksome or unpleasant. As time goes by, we are able to adapt ourselves to it is that is become a part of our life. Thus we can get used to anything. Suppose we shift into a house near a factory which keeps going on whole day. At first, the noise of the machinery makes it impossible for us to sleep at night. But we find ourselves getting accustomed to it in due course of time. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बैठ रहा है. देन नेक्स्ट है हमारे पास, Elasticity is the best school for studying life. उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाते हैं. PSQQ. तो Q के हमारे 50% चांस हो जाते हैं. हम पढ़ते हैं. चलो S और R को सबसे पहले, सॉरी P और S को. Elasticity is the best school for studying life. P. If we live in a city for a year or two, we will be able to acquire a good knowledge of life. हो सकता है. As the various facts of life can be found reflected in a large city. लार्ज सिटी के बारे में ही बता रहा, तो स्टार्टिंग होना चाहिए. लेकिन इसमें क्यू के चांसेस ज़्यादा है. देखो लार्ज सिटी है, ए लार्ज सिटी, और उसके बाद ये इन ए लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ पर्सन हमें दिखते हैं. पहला द रिच एंड द पुअर. तो ये इसका मतलब क्यू और आर का पेयर है. सबसे पहले क्यू और आर कि हमें टू टाइप्स के मिलते हैं पर्सन. एक तो रिच होते हैं, एक पुअर. द प्राउड एंड हम्बल, द डिसेंटफुल एंड द इनोसेंट, द रफ एंड द जेंटल, ये मिलेंगे हमें. तो क्यू आर कहाँ दिख रहा है? देखो क्यू आर इसमें भी नहीं है, क्यू आर इसमें भी नहीं है, क्यू आर इसमें भी नहीं है. तो ऐसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो नंबर डी क्यू आर सबसे पहले. उसके बाद एस द वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन ए लार्ज सिटी. इफ़ वी लिव इन सिटी फॉर ए ईयर और टू, वी विल एबल टू एक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ लाइफ. दस ए सिटी कैन टीच अस मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमें सिखा देती है. तो 48 में आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी. चलो 49 पे चलते हैं. ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स. जो ज़्यादा बोलते हैं वो काम करने में उतने अच्छे नहीं होते. तो इसमें आर के चांसेस 50% है, पी के चांसेस भी 50% है. देखते हैं. ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स. पी में रेदर दे सर्व देमसेल्फ एंड नेवर द कम्युनिटी, हो सकता है आर. वी कम अक्रॉस पीपल हु आर eloquent over great things. eloquent का मतलब होता है बिल्कुल शांत. देन पी के बाद आर का पेयर है. rather they serve themselves and never the community, but when the time for action comes they keep themselves away. कौन जो डू करते हैं ना वो कर सकते हैं. तो इसका सेंस तो इसमें नहीं जा रहा. We come across people who equivalent or great things.
एक्शन करने के लिए वो तैयार रहते हैं, जो कि शांत रहते हैं। तो आर और क्यू का पेयर बन रहा है। आर और एस thinks many who deliver wonderful speech about their are greatness do no valuable service to the country. हो सकता है आर के बाद एस भी आ जाए, पी के बाद क्यू, नहीं पी के बाद क्यू तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अब देखते हैं पी के बाद आर, नो, आर के बाद एस हो सकता है, आर के बाद क्यू कंट्री, बट एक्शन दे कीप सेल देमसेल्फ, हो सकता है एस और क्यू का पेयर बने, उसके बाद क्यू के बाद तो एस नहीं आ सकता। आर के बाद क्यू, क्यू के बाद बट वो अवे करते हैं, मैनी जो होते हैं डिलीवर करते हैं वंडरफुल स्पीच को, दियर ग्रेटनेस, और सर्विस के लिए कोई आगे तैयार नहीं रहता है, तो एस पी लास्ट में आएगा। रेदर दे सर्व themselves and never the community. Those who do not nothing are usual the most talkative. तो पी तो आएगा ही। अब हमें देखना है कि आर के बाद एस आएगा या आर के बाद क्यू। आर के बाद क्यू आना चाहिए कि जो शांत होते हैं लेकिन वो एक्शन, जब भी एक्शन आते हैं तो वो उसको तैयार रहते हैं उसको करने के लिए। पी, सी नहीं होगा। एंड S1 X6 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Leisure is perhaps as important as work. Leisure इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए वर्क के जितना ही। तो इसमें आर आर है और एस क्यू, सबसे पहले एस और क्यू को चेक करते हैं। आफ्टर ए लिटिल रिलैक्सेशन वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिक एंड efficiently, हो सकता है। unless we have some break we can't carry on and our health may suffer. हो सकता है आफ्टर ए लिटल एस आना चाहिए। आर देखते हैं। sometimes we work continuously आफ्टर ए लिटल रिलैक्सेशन, एस के बाद आर के बाद ऐसा होना चाहिए। फील टायर्ड भी तो करेंगे और भी पढ़, तो आर के बाद हमें दिख रहा है पी। आर के बाद क्यू तो नहीं होगा। आर के बाद होता है पी। देखो जब हम कभी भी कंटिन्यूसली वर्क करते हैं एंड वी फील वेरी टायर्ड, ट्राई करते हैं, फिर अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कांट कैरी ऑन एंड आर हेल्थ में सफ़र कर सकती है। लेकिन अगर उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले तो वी कैन वर्क मोर एनर्जेटिकली एंड एफिशिएंटली, हम कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ लाइशोर। लाइशोर का मतलब रिलैक्सेशन से। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं हमारा डी मैच कर रहा है, क्योंकि आर के बाद पी सिर्फ एक में ही है, यहाँ है नहीं है।
आर पी का पेयर एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन आर सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि वर्क से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो पहले आर आना चाहिए, इसलिए आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे हमें सिनोनिम्स देखने हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। ईच आइटम्स इन द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड followed by 4 group of words. Select the opinion that is nearest in meaning to underline word and mark your response on the answer sheet accordingly. Please use conversational language. Conversational का मतलब बातचीत हो सके, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, फॉर्मल भी नहीं होगा, डायलॉजिकल या इनफॉर्मल। तो हमारा सिनोनिम्स देखने हमें, तो इसमें हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो, तो ताकि क्या हो सके, हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो सके। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज़ करो। मेलिक्यूरियस का मतलब होता है, मेल का मतलब गुड के सेंस में, इसमें हो जाएगा द नेबर इज़ मेलिक्यूशस। अब अफेक्शनेट नहीं हो सकता। मैग्नीमोनस का मतलब भड़कीला, या तो जेनरस हो सकता है या स्पाइटफुल हो सकता है। तो यहाँ पे होगा हमारा स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब बिल्कुल पीसफुल है। आई वॉज एव्यू इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन हमें पता है क्या होता है, पोजीशन, कि आप कौन से डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, कौन से डेजिग्नेशन वर्क करते हैं। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंडियरमेंट, वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस में। प्रेज करना, फॉन्डनेस करना, कन्विक्शन करना, विजडम करना। तो इसमें हमारा प्रेज करना तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फॉन्डनेस करना, इसका मतलब अटैच करना हमें। द वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट्स मतलब जो भी आपने वर्ड्स बोले वो इंडियरमेंट कर रहे हैं। डियर का मतलब होता है एकदम ऐसे अटैचमेंट वाले। तो फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का भी डियर से ही कहीं ना कहीं सेंस बनता है। तो आंसर नंबर बी। फॉरबियरनेस, वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरनेस। पेशेंस और फॉरबियरनेस का मतलब है कि मैं बहुत शांत हूँ। कंस्ट्रेंट, इनक्रेजमेंट और रिस्ट्रेंट और स्पोर्ट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें से कौन अलग है। सपोर्ट करना, इनकरेजमेंट करना एक ही बात हो गई, तो हो नहीं सकते सेम ही नहीं। कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट ये एक दूसरे के अपोजिट है। कंस्ट्रेंट का मतलब कहीं ना कहीं एक जगह आके बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर देना, और रिस्ट्रेंट का मतलब होता है एकदम पीसफुल रहना। हिज गेलिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गेलिबस का मतलब होता है बहुत ही अलग, बहुत ही भद्दा उसको दिख रहा है। स्मार्ट नहीं हो सकता, एक जैसे चार्मिंग नहीं हो सकता, और डिसलेबल्ड नहीं हो सकता। तो ये होगा अनचेंज्ड। ग्लेबियस का मतलब बहुत ही भद्दा लुक दे रहा है। सी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटेस्ट बिहेवियर। उसने मुझे टॉर्मेंट किया, थ्रेटन किया, थ्रेटेंड, इग्नोर किया, कासोल्ड किया या डिस्ट्रेस्ड किया। तो इसमें देखो इन तीनों का कहीं ना कहीं एक जैसा ही मतलब है कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, इग्नोर करने वाला, कासोल बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेवियर किया, थ्रेटन वाला। लेकिन यहाँ पे आएगा डिस्ट्रेस, मतलब बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयरलेस, हर पीयरलेस मैनर्स वर नोटिस। अब लोएबल, रोडी, irrelevant and equal। कहीं ना कहीं irrelevant और रूडी
और वेलेबल एक ही सेंस में जा रहे हैं। पीयरलेस मैनर्स का मतलब होता है कि लेस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो अनइक्वल्ड इसमें नेगेटिव, ये सारे क्या है, से ये सारे भी नेगेटिव ही हैं लेकिन इनका सेंस कुछ अलग है। अनइक्वल्ड का मतलब है मैंने नोटिस किया कि सभी के साथ बहुत अलग था, मेरे साथ कुछ डिफरेंट सा बिहेवियर था। ही स्टडी मेंशुरेशन केयरफुल, मेज़रमेंट के साथ किया है, मेंशुरेशन हो सकता है। मेज़रमेंट और मेंशुरेशन एक ही बात है। क्वेश्चंस कंक्लूजन रिजल्ट हो गया, लेसन्स का भी मतलब रिजल्ट हो गया, तो इसका मेन मेज़रमेंट। ही स्टडीज मेज़रमेंट केयरफुली, उसने मेज़रमेंट किया। नेक्स्ट है दे स्मूदन द फायर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में स्मूदन फायर हो गई। इसका मीनिंग हो लाइटली शो, लाइट का मतलब कुछ ना कुछ दिखने से है, शो का मतलब कुछ ना कुछ दिखने से, सराउंडेड का मतलब आसपास। तो दे डोइज्ड द फायर इन द बिल्डिंग, ये वाला सीन जाएगा। डो यूज्ड मतलब एकदम आराम से वो चीज़ों को देख रहे थे और बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पे एंड है। आगे के 16 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।